हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। ये जो सेशन हमारा है इसको पहले समझते हैं। देखिए जो सेशन बेसिकली है ये बीपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है, यानी बिहार राज्य की जो भी परीक्षाएं और बीपीएससी प्रीलिम्स उसको लेके जो सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन है, इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं इसमें सामान्य अध्ययन का जो है इसमें हमने फिजिक्स के अब तक जितने बीपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन का एक कलेक्शन है। इनको 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ये नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं बाकी चीज़ें उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन के साथ जो भी उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको रिलेट करते हुए हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए भौतिक विज्ञान। बेसिकली हमारा क्या था, ये भौतिक विज्ञान फिजिक्स, और ये बीपीएससी प्रीलिम्स के जो भी अब तक के सारे क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे उसको हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ओके, कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन हमारे पास है, देखिए ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तांबा, और जो पांचवा आंसर इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है ऑप्शन बेसिकली उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये जो आपका है माइनस मार्किंग की तरह काम करता है इसमें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन इसका राइट आंसर होगा कि इसमें से ऐसा ये एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। अब देखिए हाइड्रोजन बेसिकली इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, और साधारण जो हाइड्रोजन होता है उसका समस्थानिक में उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन का हम देखें तो भारी समस्थानिक जो ड्यूटेरियम है उसमें 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि और उससे भी ज़्यादा भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम अगर देखें तो उसमें 2 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये तो था इससे रिलेटेड जो भी कुछ जानकारियाँ। क्लियर है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एंगस्ट्राम की इकाई है, यूनिट पूछ रहा है यहाँ पर कि एंगस्ट्राम की यूनिट क्या है। देखिए इसमें दिया हुआ है तरंग दैर्ध्य है, आवृत्ति है, ऊर्जा है और वेग है। फिर लास्ट वाला ऑप्शन ई है। तो देखिए तरंग दैर्ध्य की देखें तो अगर एंगस्ट्राम बेसिकली है क्या, तो एंगस्ट्राम जो ये तरंग दैर्ध्य के लिए, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तरंग दैर्ध्य की यूनिट है। अब देखिए एक एंगस्ट्राम कितने मीटर के बराबर होता है, तो अगर एक एंगस्ट्राम की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 10⁻⁻10 मीटर एक एंगस्ट्राम बराबर होता है। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन भी हमको अपने साथ लेके चलनी है कि हमें ये चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है कि एक तरह जैसे टर्म्स आ रहे हैं उसके साथ ही और अदर इन्फॉर्मेशन क्या आती है इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ठीक है। अभी जो प्रकाश वर्ष है बेसिकली पूछ रहा है किसका यूनिट है। ओके, तो इसमें दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन है समय है, गति है, दूरी है, प्रकाश की तीव्रता है, और लास्ट वाला भाई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, दूरी, ठीक है। ये जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। अब देखिए प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो जो प्रकाश वर्ष है, ठीक है, ये लाइट द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, जब भी लाइट जो है 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस तय करती है उससे हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक, उस दूरी को। और एक प्रकाश वर्ष जो है बेसिकली वो कितने के बराबर होता है, कितने मीटर के बराबर होता है अगर पूछा जाए, तो एक प्रकाश वर्ष आपका होता है 9.46, ओके, इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दे एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो उसमें आपका आंसर होगा 9.4 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर है। ये भी क्वेश्चन 2020 बीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगर आप पहले से चीज़ों को पढ़ चुके हैं तो भी आप रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं, केवल सुन सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को और बेहतर मजबूत कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, इसको अगर देखें कि आवृत्ति को मापा जाता है। अब देखिए फिर यहाँ पर यूनिट पूछ रहा है। क्लियर है। ऑप्शन दिया होगा हर्ट्स में, रेडियन में, मीटर पर सेकंड में, वाट में। क्लियर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्स में, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। अब देखिए जो आवृत्ति है, ये जो इसका मात्रक हर्ट्स है, ये एसआई मात्रक है। अगर आपसे पूछ ले कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक क्या बताएंगे, हर्ट्स बताएंगे। यही जो मात्रक इसका है कि एसआई, इसका ईसाई में यूनिट होता है। अब देखिए एक, अब इसके बाद से यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अगर एक सामान्य मनुष्य की बात किया, हर्ट्स की बात है, तो यहाँ पे इस फैक्ट को भी आप नोट डाउन कर लें कि एक सामान्य मनुष्य कितने हर्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको सुन सकता है। तो 20 हर्ट्स से लेके, ठीक है, 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक की जो फ्रीक्वेंसी है उसको ह्यूमन बीइंग एक नॉर्मल
वे में सुन सकता है। ये क्वेश्चन भी आगे बन सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे देखिए, इसको थोड़ा सा पढ़िए कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, कि ये जो बेसिकली घड़ी है उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल उपयोग होते हैं वो किसके बने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन है हमारे पास सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड, और एक तो लास्ट जो ऑप्शन है ये उपयुक्त में से कोई नहीं वाला। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्लियर है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल में की तरह घड़ी में प्रयोग होता है। अब इसके बारे में अगर देखें आप, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बेसिकली होता है, ये रॉक क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। किस तरह में? रॉक क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। इसका मैक्सिमम जो उपयोग होता है वो कॉमर्शियल यूज है, ठीक है, और ये ह्यूमन मेड है, ठीक है। और इसका अदर वे में अगर अदर जगहों पर अगर हम इसका प्रयोग देखें तो रेडियो आप कह सकते हैं, रेडियो में, एंड देन उसके बाद टेलीविजन में भी किया जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये भी PPSC 17 में पूछा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 6। अब देखिए हर्ट्स में क्या मापा जाता है, अभी हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया कि आवृत्ति के बारे में, फ्रीक्वेंसी इसमें मापी जाती है, ऑप्शन दिया होता है इसमें राइट आंसर ऑप्शन, इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ आप में रिपीट हुआ क्वेश्चन। अब देखिए जो लोग कहते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, उस बात पर ध्यान रखें कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और ये क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप नो डाउट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको ये स्ट्रेंथ बनानी होगी कि हमारा जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन वो गलत हमसे ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है कि विद्युत शक्ति की इकाई, फिजिक्स का है तो यूनिट पे ज़्यादा फोकस रहेगा कि यूनिट मिक्स करके देगा उसमें। ऑप्शन ए है एम्पियर, देन वोल्ट, कूलाम, वाट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाट। अब देखिए विद्युत शक्ति का यूनिट पूछा, तो ये विद्युत शक्ति बेसिकली होता क्या है? ये कार्य करने की दर होता है, कार्य करने की दर यानी वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम यूज होता है। और इसका जो मात्रक है ये एसआई मात्रक है, ये भी याद रखें कैसा मात्रक है? एसआई मात्रक है। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमको डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा है। अब देखिए ये जो रेंज है बेसिकली आपको ये कहीं पर डायरेक्ट इसका आंसर नहीं उतना मिलेगा, बट आपको एक रेंज देखना है, कौन अप्रोप्रिएट रेंज इसमें सही होकर आ रहा है। इसमें जो राइट आंसर है आपका 39 एंगस्ट्राम से लेके, ठीक है, 3900 एंगस्ट्राम से 70, यानी ऑप्शन बी जो आपका है इसमें आपका सही होगा, ठीक है। इसको आप याद रखें फैक्ट के तौर पर कि इस तरह के इतने रेंज का जो आपका इसमें बनता है, इस तरीके से आपका आंसर इसमें बन के आता है। कई बार इसमें बोर्ड्स जो बिहार बोर्ड्स है, ठीक है, वो इसमें आयोग इसमें इस तरह में कई बार आंसर को कई बार गलत किया है या फिर कोई और आंसर इसमें अप्रोप्रिएट मान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 9। सौर विकिरण में निम्न में से किस परास में दिखता है? वही परास की बात कर रहे थे यहाँ पे, वही 400 से 700 नैनोमीटर यहाँ पे बात की जा रही है नैनोमीटर की। तो नैनोमीटर पर आप बेसिकली ध्यान देंगे कि यूनिट क्या है, किस यूनिट में पूछ रहा है, ठीक है, एंगस्ट्राम में पूछ रहा है फिर नैनोमीटर में पूछ रहा है। अगर ही एंगस्ट्राम में पूछता तो वही हमारा 3900 एंगस्ट्राम से 7000 के आसपास था। अभी नैनोमीटर में तो 4000 से लेकर 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में बात कही गई है। ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड है बीपीएससी प्रीलिम्स 2011, तो प्लीज़ फोकस करेंगे इस चीज़ पर, आप इसको समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? ओके, ह्यूमिडिटी मेजर करने कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शन आपके पास है हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर एंड लैक्टोमीटर। ओके, तो इसमें जो इसका राइट आंसर हमारा देखिए बनेगा हाइग्रोमीटर। क्लियर है? हाइग्रोमीटर से क्या हम लोग मापते हैं? बेसिकली आर्द्रता मापते हैं। और ये जो हम लोग हाइग्रोमीटर से मेज़र करते हैं आर्द्रता, ये जो एक सापेक्षिक आर्द्रता है, रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी मेज़र करते हैं। इससे आप लिक्विड या फिर जल इस तरह का जो कंपेरेटिवली आप डेंसिटी का मापन करते हैं, ठीक है। इसमें एक और देखिएगा दिया हुआ लैक्टोमीटर से आप देखते हैं दूध कैसे मेजरमेंट करते हैं, मिल्क का, ठीक है। इस तरह का और भी जो इंस्ट्रूमेंट है इसको आप लोग एक बार देख लेंगे ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि दाब की इकाई क्या है? ठीक है, क्वेश्चन है दाब, प्रेशर, न्यूटन पर वर्ग मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, लाइक दैट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले देखिए फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, फिर इसके जो भी बेसिक्स फार्मूले वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर बन के आएगा, इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब देखिए इस प्रेशर बेसिकली होता क्या है, P इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए, मतलब कि किसी जहाँ पे किसी यूनिट एरिया पे कौन सा फोर्स लगा है, तो फोर्स यूनिट तो न्यूटन, ठीक है, एरिया तो एरिया का मीटर, मीटर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको फार्मूले से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखिएगा जो ये इस यूनिट है इसका, इसे हम लोग अदर नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं? पास्कल, बेसिकली पास्कल, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ नोट कर लीजिए, दाब जो है ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। क्वेश्चन में डायरेक्ट देकर पूछ लेगा ऑप्शन ए विद एग्जाम्पल्स आपसे कि आप बताइए इसमें निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है, ठीक है। तो इसका आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आएगा इस तरीके का। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है बीपीएससी प्रीलिम्स 2019।
दाब का मात्रक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारे मात्रक को आप एक बार ध्यान से देखिए कौन इसमें सही है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा ऑप्शन एक सही हो रहा है जाके लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन ई। यहाँ पे इसमें से कोई सही नहीं या फिर एक से अधिक, ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे अप्रोप्रिएट सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। ये पूरी एक क्वेश्चन की सीरीज़ है जो अब तक के सारे क्वेश्चन पूछे उनका एक कंपाइलेशन है। आप इसको बेहतरीन तरीके से चाहे तो रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं या फिर आप कंसेप्ट तो इतना नहीं है इसमें, लेकिन बट हाँ जो भी इससे रिलेटेड थोड़े एक दो फैक्ट उसको डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि एक सिर्फ क्वेश्चन प्रीवियस रिवीजन की वीडियो, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि, देखिए अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर ही रहे थे कि अदिश राशि और सदिश राशि। अब देखिए यहाँ पे बल दिया है वेग, ताप, त्वरण और उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अभी हमने बताया कि दाब कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, हम डिस्कस किया। अब देखिए सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है, इसका अंतर आप यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। सदिश राशि क्या है, सदिश राशि वे राशियाँ, ठीक है, जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होती हैं, जिसको आप व्यक्त करने के लिए उसमें दिशा यानी डायरेक्शन और प्लस मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ी तो सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता या फिर दिशा उसमें नहीं होती है। अगर आप इनके अदिश राशियों में देखें तो दाब, आयतन, चाल, दूरी इस तरीके से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, किसका मात्रक नहीं है, नहीं है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है ऑप्शन हमारे पास है किस राशि का, तो बल का तो मात्रक न्यूटन होता है, दाब का भी हमने देखा पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रतिबल। इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि विकृति एक ऐसा है जिसका कोई ना ही बीमा है, बीमाहीन राशि और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 15 सही कथन पूछ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट की बात है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पढ़िए पहले क्वेश्चन को। ऑप्शन ए है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है, उपयुक्त में कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। हम लोग सब जानते हैं कि लाल रंग का प्रकाश तरंगदैर्घ्य वो बैंगनी से ज़्यादा होता है, यही सी तरंगदैर्घ्य की वजह से इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कहाँ यूज करते हैं इसको, रेड लाइटों में या फिर वहाँ पर यूज करते हैं। इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने का इसका प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है। और इसका हम लोग एक राइट आंसर अगर हम देखें, आंसर तो हो गया कौन है रे। पर एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जब तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसकी जो आवृत्ति होती है वो सबसे कम होती है। अगर जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो उसकी आवृत्ति कम होगी। तो इस हिसाब से बैंगनी रंग का अगर आप देखें तरंगदैर्घ्य कम है तो इसका जो आवृत्ति होगा वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या है कि एक परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा कहलाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, व्हाट एवर बी द राइट आंसर, व्हाट विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग था क्या। अब देखिए इसमें क्या है, बेसिकली इसका राइट आंसर जो बन के आएगा वो आएगा न्यूक्लियस, ठीक है, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस होता क्या है, ये जो होता है न्यूक्लियस एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा है, जिसे आप नाभिक कह लें या फिर न्यूक्लियस कह लें, नाभिक या न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसमें इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं, ठीक है, और जो न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है और बाकी इसमें ऋणावेशित, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एक ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो उसको क्या कहते हैं, कि कौन सा ऐसा प्रोसेस जब भी आप किसी ठोस को इस तरह से गर्म करें या फिर कुछ भी करें गैस में, तो वो प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, संघनन, उबलना क्या कहलाती है। तो प्रोसेस जो है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहलाती है, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। तो कई बार हम लोग बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब ये होता क्या है कि ऊर्ध्वपातन कौन सा प्रोसेस है, ऊर्ध्वपातन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी ठोस, ठीक है, द्रव में बदले बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित होता है, गैस में भी। क्वेश्चन 2017 यूपीएससी प्रीलिम्स का है, ध्यान देंगे इस चीज़ पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि कास्मिक किरणें हैं। कास्मिक किरणें क्या है बेसिकली, तो कास्मिक किरणें जो है ये आवेशित कण है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल है, अनावेशित ऑप्शन में अनावेशित, तो इस तरह कुछ में ध्यान देने की बात नहीं है। ये जो है आवेशित कण है और ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ध्यान देंगे, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये हाई एनर्जी के पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। ये जो बेसिकली स्पेस में जो है, ठीक है, लगभग लाइट के स्पीड से ये भी इसमें मूवमेंट करते हैं या फिर मोशन करते हैं, इस चीज़ पे ये इससे पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 2G स्पेक्ट्रम में जी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। देखिए ऑप्शन में जी से ग्लोबल है, गवर्नमेंट है, गूगल है, जनरेशन है।
क्वेश्चन 53rd बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जी पे ध्यान देंगे। तो जो बेसिकली 2G है, इसमें जी जो जनरेट करता है वो जनरेशन है कि किस जनरेशन का आपका कि कौन सी पीढ़ी का ये आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए इसके उसको नोटेशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, जी दैट इज जनरेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बेसिकली क्या है, रडार के आविष्कारक कौन था। ऑप्शन है वैज्ञानिकों का नाम है रॉबर्ट वाटसन, वुशवाल, फ्लेमिंग, आइंस्टीन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या कि ऑप्शन ए रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन जो थे ये स्कॉटिश के एक भौतिकविद थे यानी आप फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने 1935 में पहली बार, ठीक है 1935 में पहली बार जो है रडार के माध्यम से इस चीज़ को डेवलप किया था। और इसका यूज जो है द्वितीय विश्व युद्ध में इसका हवाई हमलों को सूचना के रूप में सचेत करने के लिए किया गया था, यानी आप कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका यूज हुआ था रडार का। ठीक है, इसलिए कि हवाई उसको जो भी उसमें अटैक था उसको सचेत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल बेसिकली क्या है, किसको कहा जाता है। ऑप्शन इसमें न्यूट्रिनो, हिग्स बोसान, मेसान और पॉजिट्रॉन। ऑप्शन पर आप ध्यान देंगे तो जो बेसिकली ये है गॉड पार्टिकल ये है हिग्स बोसान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिग्स बोसान। ये जो है इसके सबसे पहले आप इसका पहले परिकल्पना जो है या फिर इसका एक्सपेरिमेंटल जो किया गया था वो एक वैज्ञानिक मीडिया के द्वारा किया गया था कि इसको ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया था। ठीक है, हिग्स बोसान जो कण है बेसिकली जो वैज्ञानिक इसके ब्रिटेन के वैज्ञानिक PW हिग्स और बेल्जियम के W एल्गार्ड, ठीक है, इनको 2013 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तब सोचिए कि जो जिन्होंने हिग्स बोसान नाम का इस पार्टिकल की खोज की उन्हें क्या दिया गया, नोबेल। ठीक है, भौतिकी का नोबेल प्राइज़ उन्हें दिया गया, किसके लिए, हिग्स बोसान के लिए। तो इस हिग्स बोसान को ही कहते हैं गॉड पार्टिकल। ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सर CV रमन को भौतिकी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस ईयर में। हमारे भारतीय जो ये वैज्ञानिक थे इनको प्राप्त हुआ था, तो इनको जो हुआ था ये पुरस्कार आप देखें तो 1930 में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 1930 में इनको भौतिकी का नोबेल प्राप्त हुआ था। अगर देखिए भारत में अगर हम देखें भौतिक शास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले, ठीक है, पहले भारतीय जो वैज्ञानिक थे वो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। कौन थे, यानी फिजिक्स में पहले भौतिक में नोबेल पाने वाले कौन थे, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, तो इस तरीके से इन्हें ही ये पुरस्कार दिया गया था। और बेसिकली इन्हीं का जो नाम CV रमन आप देख सकते हैं, तो इन्हीं का नाम आप शॉर्ट में CV रमन कहें या फिर वेंकटेश रमन कहें। अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दें कि यहाँ पे आपको जो पॉइंट और रिलेट करके याद करने वाली है वहाँ पे ये कि आप भारत से अब तक भारत से जितने भी व्यक्तियों को नोबेल मिला हुआ है, चाहे जिस भी फील्ड में मिला हो, आप उनको एक बार ज़रूर रिवीजन कर लें। 1-2 पॉइंट हम बता दे रहे हैं, जैसे कि आपको रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य में, ठीक है, साहित्य का नोबेल। अरविंद खुराना को चिकित्सा का। अगर आप मदर टेरेसा को देखें तो शांति का। कैलाश सत्यार्थी को शांति का। अमर्त्य सेन जो हुए थे 1998 में, इनको अर्थशास्त्र का मिला था। इस तरीके से जो अभिजीत बनर्जी भी हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का मिला 2019 में। तो इस तरीके से नोबेल प्राइज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में देखिए कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो बेसिकली बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अब हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। 23 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसके बाद से अगर हम देखें कि अदर क्वेश्चन की इस तरह से क्वेश्चन जब भी आते हैं ना तो ये फैक्ट के तौर पे क्वेश्चन है, मतलब स्पेशली एक फैक्ट की किसका खोज किसने की, कब किया था, इस तरह क्वेश्चन पर हमें ध्यान देना चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। इस सदी की शुरुआत हवाई जहाज़ किसने आविष्कार किया। तो बट ऑब्वियस राइट्स ब्रदर हमने सब ने याद कर रखा है, एकदम रटा रहा क्वेश्चन है। बट इसमें भी देखिए जेम्स वाट का नाम है, ब्रून ब्राउन, हैम्पी डेवी, तो इनके भी जो भी आप आविष्कार हैं उनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद से हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या, 1 माइक्रोन बराबर है। तो 1 माइक्रोन बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बराबर है ऑप्शन सी 1/100 मिमी। अब देखिए 1 माइक्रोन 10⁻³ -3 मिमी। अगर यही चीज़ मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कैसे चीज़ें बदल रही हैं यहाँ पर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो ये बनाने वाला जो भी सारा सिस्टम है, यहाँ पे चीज़ बता दें आपको इंपॉर्टेंट कि इस पर जो भी पावर्स हैं 10⁻0 से 1 से लेकर 10⁻⁻⁻ तक, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। ठीक है, सेपरेट वीडियो है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो को लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि वहाँ से देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है कि इसका कन्वर्जन कैसे होता है, किस पावर को क्या नाम दिया जाता है, कितने पावर टू दी पावर होता है। ये सारी चीज़ों को हमने बेसिकली सेपरेट वीडियो में बहुत ही 5 से 6 मिनट की वीडियो उसमें हमने एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ। क्लियर है, तो आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है। तो 40 डिग्री का मान जब आप फ़ारेनहाइट सेल्सियस में लेके जाएंगे तो उसका बेसिकली मान आएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आप पूछेंगे ये डायरेक्ट आपने कैसे बता दिया? हमने फार्मूला से बताया, क्योंकि फार्मूला होता है F=9/5 प्लस इंटू सी और प्लस 32। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसमें देखिए सी सेल्सियस वाला है और फ़ारेनहाइट निकालना, तो यहाँ पर आप 40 डिग्री को पुट कीजिए इसमें और इसको कैलकुलेट कीजिए। आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बेसिकली आपका निकल के आएगा यहाँ पे क्वेश्चन। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। जो इसकी तकनीक का प्रयोग होता है, आप एक बार ऑप्शन को ध्यान से रीड कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन रीड करने वाला है। पदार्थों को रंगीन पहचान करने में, पदार्थ संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभावी आचरण में, एक मिश्रित पदार्थों को अलग करने में। तो बेसिकली इसका जो ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन डी, कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में वो जो प्रोसेस जो है वो कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर बीपीएससी प्रीलिम्स 1997 और 98 क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 28। लोलक की टाइम पीरियड कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो उसके द्रव्यमान पे दिया हुआ लंबाई समय पर किस पर निर्भर करती है? तो इस तरह के क्वेश्चन को बेसिकली हम लोग पढ़ने से पहले इसका फार्मूला हमें याद होना चाहिए। तो हम देखिए आपको बताते हैं इसका फार्मूला क्या है। T=, टाइम पीरियड T= होता है 2π, ठीक है, √L/G। ठीक है, L जो यहाँ पे है लेंथ, 2π तो हो गया कांस्टेंट, और G ये भी कांस्टेंट। L यानी लेंथ किस पे निर्भर करेगा? लेंथ पे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फार्मूले से भी चीज़ों को कैलकुलेट करके आंसर निकाल, कैलकुलेट नहीं करना, बेसिकली रिलेशन देखना था। तो इस फार्मूले से हमारा हो जा रहा है यहाँ पे T जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √L के, यानी L के बढ़ने घटने से T निर्भर कर रहा है। तो आंसर होगा हमारा लेंथ या लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, बल गुणनफल है। बेसिकली क्या है? द्रव्यमान, वेग, त्वरण, दो। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं F=m×a। m द्रव्यमान है, a त्वरण है, यानी द्रव्यमान और त्वरण का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ बेसिक फार्मूले हैं उन्हें भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो ये भी आई थिंक इसका ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि अंतिम दूरी में से आप प्रथम दूरी अंतिम वेग से प्रथम वेग का इनिशियल प्रारंभिक वेग घटा के उसका टाइम के रिस्पेक्ट में निकालें तो आपका त्वरण काम करेगा। अब देखिए जो आपके बेसिकली बेसिक फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले फिजिक्स, उसको आप एक बार लिस्ट आउट कर लीजिए, एक पेज पे बना लीजिए, या फिर आप एक नोट्स ना कहें, एक पेज ही बना लीजिए कि आप सारे फार्मूले को वगैरह को इस तरह से एग्जाम नोट डाउन कर लें। बेसिकली आपको हर कंपटीशन में आपको हेल्प करेगा जो फार्मूले, क्योंकि वहाँ से आप यूनिट निकाल लेंगे, वहाँ से आप किसी फार्मूले से कोई रिलेशन जो आपका पूछ रहा है वो निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप चीज़ों को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं? अब देखिए फिर सदिश राशि नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है। तो विस्थापन सदिश राशि है, बल सदिश राशि, वेग सदिश राशि, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आयतन। ये ऑप्शन कैसे हमने कहा? विस्थापन में भी दिशा की जरूरत होती है, बल में भी, वेग में भी, परिमाण दो, खैर सब में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। देखिए ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बताते हैं क्लास में तो लगता है कि नहीं इतना आसान क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं, बट यही क्वेश्चन जब एग्जाम्स में आ जाता है तो गलत हो जाता है, तो इस चीज़ से हमें बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? अनुपात, संवेग क्या होता है? m/v। ठीक है, अनुपात पूछ रहा है वेग से v, और संवेग p होता है p=mv। तो v से v कैंसिल आउट, क्या बच गया? यम क्या है? द्रव्यमान है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, द्रव्यमान। हमने कैलकुलेट करके आपको बता दिया कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए 33 में क्या है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 1000 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें और थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि आप देखें 1 किलोमीटर में आपने कितना देखिए 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 100 मीटर 100 सेंटीमीटर, या फिर 100 मीटर कह लीजिए, 100 मीटर = 1 हेक्टोमीटर। इस तरीके से कन्वर्जन में अभी ध्यान में रखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन 1 पिकोग्राम बराबर होता है वही 10 पावर वाला आ गया फिर से क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 10⁻12 ग्राम। आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए, इसके अलावा इसमें कोई रास्ता नहीं है। हम फिर एक बार कह रहे हैं कि वो वीडियो हमने बना दिया है सेपरेट 10 पावर्स का, आप जाकर उस वीडियो के ऊपर जरूर देखें। ठीक है, जिसमें सारे पावर्स के बारे में बताया गया है, वहाँ से आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35,
5 अब क्या है कि आप लिफ्ट में खड़े हैं, उसका फर्श जो आपको सुबह लगा रहा है क्या है उसका। तो ऑप्शन पढ़िए कि लिफ्ट के द्वारा जो त्वरण लग रहा है ऊपर से थोड़ा सा ऊपर जाते समय शून्य होगा, उसी थोड़ा से नीचे आते समय शून्य होगा, थोड़ा से किसी भी दिशा में जाने से समय शून्य होगा, दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, हम इसमें देखें तो इसका होगा ऑप्शन बी। कैसे कि इसको समझिए पहले। बी कैसे होगा कि जब लिफ्ट इस त्वरण से नीचे आती है तो समय वेट शून्य। जब भी कोई मान लीजिए ये लिफ्ट है, इसमें आप ये खड़े हैं, ठीक है। अब ये लिफ्ट जो है नीचे आ रही है, कहाँ आ रही है, नीचे। जैसे नीचे आती है तो वो तो थोड़ा उस पर काम करता है, तो उस केस में हमें अपना वेट क्या लगता है, शून्य लगता है। क्या लगता है, शून्य लगता है। इस चीज़ को आप कभी महसूस कीजिएगा जब भी कहीं इस तरीके से आप लिफ्ट से नीचे आएंगे तो उसमें कोई दबाव पड़े तो इस कारण से उसमें बल भी नहीं लगेगा और वो शून्य महसूस होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वायु में ध्वनि तरंग होती है, कैसी होती है। तो देखिए ध्वनि तरंग जो बेसिकली वो तो अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग है। अब इसके देखिए जो ध्वनि तरंगे हैं इसके बारे में थोड़ा समझ। ये ध्वनि तरंगे बेसिकली यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, यांत्रिक तरंगे, ठीक है। अब यांत्रिक तरंगे क्योंकि इनके संचरण के लिए ना द्रव्यात्मक मतलब माध्यम की आवश्यकता, या तो ठोस, द्रव या गैस, कोई भी एक मीडियम होना चाहिए। यही तरंगे जो अनुदैर्ध्य तरंग कहलाते हैं, क्योंकि इसके जो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो उनका मोशन जो बेसिकली होता है ना वो उसी के अनुदिश से दोलन करता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन बीपीएससी 2019 का क्वेश्न, 30 पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 37, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को, रेत है ध्यान दीजिएगा, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है। देखिए ये मान लीजिए रेत है, ठीक है, हमने रेत ले लिया। अब इसमें मान लीजिए नैफ्थलीन टुकड़े हैं, ये पॉट में हमने इस चीज़ को रखा है। अब कह रहा है कि इसको कैसे अलग किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्रोमेटोग्राफी, आंशिक आसवन। तो देखिए ये जो बेसिकली अलग होगा वो होगा ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन से। क्यों सब्लिमेशन से अलग होगा ये चीज़, इस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि नैफ्थलीन जो इसमें ये टुकड़ा भी हमने जो बनाया नैफ्थलीन का, आप देखें तो ये जो है इसमें ऊर्ध्वपातन का प्रॉपर्टी शो करता है कि अगर आप इसको गर्म करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप हीट करने के बाद ये निकल जाएंगी, बच जाएगा आपका रेत। इस तरीके से हम इसमें इस चीज़ को सेपरेट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 विद्युत शक्ति की इकाई हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, वॉट इसका राइट आंसर होगा। हमने बताया था क्या, W/T, ठीक है। W यहाँ पे कार्य है और ये टाइम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉट। एम्पियर है, कूलाम है, वोल्ट है, ये सब किसके मात्रक हैं, आप इस बार इस चीज़ को जरूर देख लेंगे। एम्पियर किसका मात्रक है बताते चलेंगे, ये जो है विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है। कूलाम आवेश का मात्रक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपको अपनी तैयारी को एक स्ट्रॉन्ग करना है, समझना है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास क्या है, देखिए टरबाइन एवं डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो वहाँ पे तो बेसिकली हम क्या देखेंगे, वहाँ पे कौन सी ऊर्जा होगी हमारे पास, मैकेनिकल ऊर्जा होगी, उसी ऊर्जा को कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे किसका रिवर्स होता है, वो भी क्वेश्चन पूछा, जैसे 44 बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कौन सी ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। अगर इसी का हम रिवर्स कर दें कि विद्युत ऊर्जा को अगर कन्वर्ट कर दें मैकेनिकल ऊर्जा में, तो उसको कैसे करते हैं, उस पर भी एक शायद क्वेश्चन अभी बनेगा। तो वो बेसिकली होता है क्या, विद्युत मोटर। तो उस मोटर का नाम मोटर, विद्युत मोटर को आप ध्यान रखेंगे कि वहाँ से इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 39 हो गया। चलिए 40 देखते हैं। 40 क्या है कि 40 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे बिजली ले तो बिजली खर्च कितना होगा। तो यहाँ पे जो खर्च जैसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखिए 100 वाट है, 100 वाट और 10 घंटे, इसको अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1000 और वाट प्रति आवर जोड़ा जाता है, तो इस हिसाब से हो जाएगा ये 1 यूनिट, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी 1 यूनिट। क्योंकि ये 1000 वाट आपका आ रहा वाट पर आवर और 1000 वाट 1 यूनिट के कंजम्पशन के। चलिए दोस्तों इसके आगे हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।